नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम में शामिल पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के आर्थिक विचारों के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक थॉट ऑफ कौटिल्य। जैसा कि आपको बता दूं कि आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ना होता है जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका नाम क्या है, यानी पाठ्यक्रम का नाम जो है आपका है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। उसमें सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य जी का, यानी कि चाणक्य महोदय का, विष्णुगुप्त जी का। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ये तीनों एक ही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इन्होंने जो आर्थिक विचार दिए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली मौर्य काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अमात्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य तभी बन पाए जब चाणक्य का सहारा मिला। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। वो पुस्तक ना केवल अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देती है बल्कि वो राजनीति की एक पुस्तक है, पॉलिटिक्स की एक पुस्तक है। लेकिन चूंकि उसमें राजनीतिक पहलू जब हम बात करते हैं तो उसमें अर्थतंत्र भी आ जाता है, यानी किसी भी राजा को कोष की व्यवस्था करना हुआ, कर कैसे लेना है, किस तरीके से सैनिक को वेतन देना है, इन सभी पर विचार दिए हैं। तो कौटिल्य के जो विचार हैं, आज हम पॉइंट टू पॉइंट उन विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आर्थिक विचार होंगे। वैसे कौटिल्य ने कई विचार दिए हैं, आर्थिक विचार, राजनीतिक, सामाजिक, तमाम प्रकार के विचार दिए हैं। कूटनीति भी बताई है, विदेश नीति भी बताई है, लेकिन आपको वो चीजें नहीं जाननी है। आपको कौटिल्य के बस आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका है कौटिल्य। ठीक है, इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं बेटा, इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका 2026-27 यानी 25-26-27 के लिए। यूनिट नंबर 1, चैप्टर संख्या 1, जिसमें कौटिल्य के बारे में पढ़ना है। कौटिल्य के आर्थिक विचार यानी इकोनॉमिक थॉट ऑफ कौटिल्य, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और यह नोट्स जो तैयार किया हूं आपकी बार, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। और जब आप क्वेश्चंस मतलब पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हमने प्रैक्टिस सेट भी लगा रखी है, यानी कि लगभग 20 एमसीक्यूज या 15 एमसीक्यूज का सेट मैंने तैयार किया है जो कि कौटिल्य से रिलेटेड होंगे, आपकी परीक्षा में पूछे गए होंगे। ठीक है, आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौटिल्य का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे, कौटिल्य के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर ऐसे ही आपको नोट्स अच्छे तरीके से दिख रहा है तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। और ऐसे भी नोट्स मैंने तैयार किया ताकि एचडी क्वालिटी में आपको सब दिखे, और जब आप पीडीएफ प्राप्त करें तो आपको एकदम से एचडी क्वालिटी मिले, ताकि आपकी आंखों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये सब ध्यान रख करके इस पीडीएफ को मैंने तैयार किया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, कौटिल्य का परिचय, हेडिंग डालिएगा कौटिल्य। कौटिल्य की अगर बात करें बेटा, समझे, कौटिल्य, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं, और विष्णुगुप्त यानी कि विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं। विष्णुगुप्त इनके पहले का नाम है, विष्णुगुप्त। ठीक है, बाद में चाणक्य और कौटिल्य नाम से विश्वविख्यात हुए। ठीक है, तो इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य काल की अगर बात की जाए, मौर्यन पीरियड के महान अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये। ना केवल इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री रहे हैं, बल्कि राजनीतिज्ञ रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं बड़े जबरदस्त। इसके साथ ही साथ कूटनीतिज्ञ भी रहे, डिप्लोमेट रहे बहुत जबरदस्ती। ठीक है, कौटिल्य जी। तो कौटिल्य ना केवल एक अर्थशास्त्री हैं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हैं। अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी वो अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, वो पुस्तक है पॉलिटिक्स की। उसका नाम केवल अर्थशास्त्र है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन उस पुस्तक में आर्थिक विचारों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो मौर्य काल का जो अर्थतंत्र था, पूरा बारीकी के साथ समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कौन थे बेटा, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक आचार्य थे। आचार्य को इस समय जैसे आजकल प्रोफेसर होते हैं, ये प्रोफेसर थे। कौटिल्य जो थे यानी चाणक्य जो थे, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो उस समय की मानी जानी यूनिवर्सिटी थी उसमें प्रोफेसर के पद पर थे, प्रोफेसर थे, आचार्य थे। ठीक है, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य
को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनको खरीद लिया था इन्होंने और इन पर रिसर्च किया, इनको एक प्रकार से आगे बढ़ाया, इनको विद्या सिखाई, चाहे वो धनुष की हो या फिर मतलब अस्त्र शस्त्र की विद्या से लेकर के और कूटनीति, चाल और तमाम प्रकार के ज्ञान इनके अंदर भरा कौटिल्य ने। और एक छोटे बच्चे को उठा करके पूरा नंद वंश का जो साम्राज्य था उसको खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका कौटिल्य की रही। क्योंकि कौटिल्य जो थे, एक समय की बात है, ये नंद वंश के अमात्य हुआ करते थे। अमात्य माने मंत्री थे, सलाहकार थे। तो ऐसे में नंद वंश का जो शासक, अंतिम शासक था घनानंद, घनानंद जो था वो बहुत ही आताताई हो गया था, बहुत ही विलासी राजा हो गया था। तो ऐसे में कौटिल्य ने उसको अपने राज्य कर्तव्य की ओर संकेत करने के लिए इशारा किया। ऐसे में राजा को बातें अच्छी नहीं लगती थी। राजा को कई बार कौटिल्य ने याद दिलवाया कि हमको अखंड भारत का निर्माण करना है, लेकिन उस बात से नंद वंश का जो राजा था अंतिम, धनानंद या धनानंद नाम था, तो वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से गुस्सा हुआ और उसने एक लात मारी कौटिल्य जी को। और कौटिल्य जी जो है सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आए और उनकी चोटी खुल गई। उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि अगर मैं जो है मतलब ब्राह्मण हूं तो ऐसे ये चोटी जो मेरी आज खुल गई, चोटी जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेरे यहाँ पे चोटी है ये, ठीक है। ऐसे चोटी बड़ी बड़ी होती थी पहले के आचार्यों की, प्रोफेसर्स की, ब्राह्मण लोग ही बेसिकली हुआ करते थे, तो वो चोटी बांधते थे। अब कौटिल्य की चोटी खुल गई, क्योंकि बाकी मतलब मोटा सा चोटी होती थी और बाकी जो है बाल नहीं होते थे सर पे। तो ऐसे में उनकी जब चोटी खुल जाती है तो उन्होंने प्रण ले लिया कि ये चोटी अब उसी दिन बंधेगी जब जो है नंद वंश की गद्दी जो है एकदम से तुमसे खाली हो जाएगी। यानी प्रण ले लिया उसी दिन कि भाई अब जो है तुम्हारा विनाश निश्चित है। और इस तरीके से कौटिल्य ने इतनी मेहनत कर डाली नंद वंश को खत्म करने के लिए। और अखंड भारत, बेसिकली अखंड भारत का सपना था उनका कि पूरे भारत मतलब कि हिमालय से लेकर के और दक्षिण तक अपना जो है शासन हो। एक अखंड जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ उत्तर भारत, उसको इकट्ठा किया जाए, उसको एक किया जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक आप देखते हैं पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा हो गया था। यहाँ तक कि आप देखते हैं जो सेल्यूकस निकेटर था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको भी पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो आपको याद होगा सिकंदर का नाम, सिकंदर महान जिसको कहते हैं, विश्व विजेता, उसका सेनापति था। सिकंदर को भगाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की थी। इन लोगों ने उसको कूटनीति से भगाया था, चाणक्य ने। चाणक्य ने कहा कि पहले विदेशियों को भगाते हैं, फिर इसको हम धनानंद को मारेंगे, उसके बाद में गद्दी हथियाएंगे, फिर उसके बाद में लोगों से बदला लेंगे। फिर दोबारा जो है सेल्यूकस निकेटर को पता चलता है कि भाई इसने धोखाधड़ी से मामला हुआ था, तमाम प्लेग और तमाम बीमारी और जो है जालसाजी, भूत परम, तमाम ऐसे तमाम टोने टटके के माध्यम से सेना में भगदड़ मचवा दी गई और तमाम चीजें हुई। तो यहाँ से सिकंदर की सेना भाग गई। अब जब सिकंदर चला गया था तो सेल्यूकस निकेटर, उसका जो मंत्री था, सिकंदर की मृत्यु के बाद में वह राजा बनता है और वह आता है आक्रमण करने के लिए। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी जो है वो भारत पर शासन कर रहे थे। सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा और वह सरेंडर होकर के आगे सामने बैठ गया हाथ जोड़ करके कि क्षमा त्राहिमम, हे महामुनि रक्षा करो मेरी। अब ऐसे में एक संधि करी जाती है जिसमें उसकी पुत्री होती है हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। और चाणक्य ने बताया कि भाई इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से पुत्र होगा वो राजा कभी नहीं बन पाएगा। पूरी डिटेल में जानकारी, ये सब चीजें इतिहास में आप पढ़ते हैं, हालांकि ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर वो चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए जान लीजिए। शादी हो जाती है, उसका पुत्र राजा नहीं बनता है, जो भारतीय रानी होती है उन्हीं का पुत्र राजा बनता है। सब कुछ तो कूटनीति और हर एक मामले में चाणक्य बहुत अव्वल दर्जे के विद्वान रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई और एक सशक्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही है वो महाराज चाणक्य की रही है। चाणक्य की नीति आज भी व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपको इधर उधर भटकते हुए मिल जाती हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसमें राज्य व्यवस्था यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अर्थनीति यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के बारे में और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस के बारे में गहन अध्ययन मिलता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो चाहे आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमको इसका नोट्स मिल जाए ऐसे ही, तो इसका नोट्स कैसे मिलेगा आपको? मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है, जिसमें कोर्स में ज्वाइन होंगे 100 रुपए फीस, केवल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे। और साथ ही साथ में आप जैसे
थर्ड सेमेस्टर में तो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा। इस नंबर पर जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक QR कोड मैं सेंड करूंगा स्कैनर, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। जैसे ही इसमें आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, स्क्रीन मतलब कि आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे 100 रुपए भेजने का। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं अगर आप नहीं चलाते तो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे फीस पेमेंट करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलेगी आपको, वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, प्लस में आपको लाइव क्लास के बाद में उसकी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको वहां पर सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स में आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास। इसमें आपका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आपके होंगे, ठीक है, जो लिखित वाले होते हैं वो पूरा, यानी कैसा भी पेपर आपका हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जैसे आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे ही आपका और तमाम विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, और आपका MG प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका जो है आपका पेपर क्या नाम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत होता है। बाकी राजस्थान, बिहार सभी विश्वविद्यालयों में अधिकतर में सिलेबस यही शामिल होता है। तो जिनका भी आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है, जिनका नाम मैंने लिया, उन सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं, कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट की फीस 100 रुपए नहीं, बल्कि सभी सब्जेक्ट की फीस 100 रुपए, यानी कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट जो होगा, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और जियोग्राफी है, तो उन 3 का मिलेगा। माइनर में मान लेते हैं हिंदी है, तो आपका आपका इसे कोई मतलब एक उदाहरण क्रम बता रहा हूं, एक माइनर जो भी आपका होगा उसकी तैयारी। और को करिकुलर में आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज शामिल है अधिकतर विश्वविद्यालय में, तो आपका वो भी पूरा हो जाएगा। इसका को करिकुलर यानी एनवायर पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, वो सब आपको मिल जाएगी। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको 5 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आपके लिए बेहतर अंदाज में, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब के माध्यम से आपको चीजें मिलेगी। चैप्टर वाइज जब PDF आपका मिलेगा, इससे पहला चैप्टर है, अब इसका PDF जब मिलेगा उसमें आपका आंसर मतलब कि जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी नीचे उसमें इंक्लूड होंगे। तो अधिकतर चीजें मैं प्रयास करूंगा कि सभी चीजों के लिए व्यवस्थित किया जाए। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास आएगा, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज के सभी चैप्टर्स, सभी जो है सिलेबस के सारे यूनिट्स के सभी चैप्टर्स से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी श्रृंखला आने वाली, तो उसको लेकर के परेशान ना हो, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। तो कौटिल्य के परिचय आपने देखा, अगला हेडिंग डालिएगा कौटिल्य के आर्थिक विचार। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, कौटिल्य के आर्थिक विचार, हेडिंग डालिएगा कौटिल्य के आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट ऑफ कौटिल्य। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं क्या क्या विचार रहे हैं कौटिल्य के। देखिए पहली हेडिंग, अर्थशास्त्र का स्वरूप, नेचर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है इसके बारे में आप पहले समझे। अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता है। सबसे पहली बात, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, जो भी करता है वो एकदम से करके दिखाता है, उसमें कोई वो लाग लपेट की बात नहीं होती। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सभी आर्थिक पक्षों, जैसे कि आप देखते हैं राज्य के सारे पक्ष, जैसे कि रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग, राजस्व यानी टैक्स कैसे लिया जाएगा, ठीक है, उस पूरी व्यवस्था। व्यय यानी एक्सपेंडिचर जो होता है वो, कृषि कैसे करनी, एग्रीकल्चर, व्यापार यानी ट्रेडिंग कैसे करनी, वो सब पूरी जानकारी। और कर्मचारी प्रबंधन, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इन सभी का उल्लेख बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही जबरदस्त ढंग से कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में किया है। किसके किसके बारे में, राजस्व यानी रेवेन्यू, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, कृषि यानी एग्रीकल्चर, व्यापार यानी ट्रेड, और कर्मचारी प्रबंधन यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये सब पूरे विस्तार से समझाया है बहुत स्पष्ट तरीके से। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि राज्य की स्थिरता और समृद्धि अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता पर निर्भर करती है। अगर किसी देश में अर्थव्यवस्था सही रहेगी तो वह राज्य जो होगा अधिक स्थिर होगा और अधिक समृद्धशाली होगा। उसमें जनता, अगर उनका कल्याण होगा जनता का, तो जनता जो होगी उस राज्य के लिए प्रतिनिष्ठा अपनाएगी और उसके प्रति जो है वफादार रहेगी। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरी बात, तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर अर्थशास्त्र में चीजें बताई गई हैं। दूसरा आर्थिक विचार क्या है कौटिल्य का, राज्य और अर्थव्यवस्था का संबंध यानी रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इकोनॉमी, इसके बारे में भी कौटिल्य ने बताया। कहा कौटिल्य के अनुसार राज्य का अस्तित्व तभी सुनिश्चित या सुरक्षित होता है
जब उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, यानी अगर इकोनॉमी उस देश की अच्छी है तो राज्य भी स्थिर होगा, राज्य भी टिकाऊ होगा। ठीक है। दूसरी बात इसी में उन्होंने कहा जो है कौटिल्य ने कि राज्य की सफलता के लिए 3 मुख्य स्तंभ इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला धर्म यानी धर्मा, ठीक है, यानी धर्मा ने एथिक्स यानी कि मोरलिटी बहुत जरूरी, नैतिकता बहुत जरूरी है, नीति बहुत जरूरी है। दूसरा अर्थ यानी कि वेल्थ, वेल्थ माने क्या होता है, मनी यानी रुपया पैसा, ठीक है। और तीसरा होता है काम, काम माने डिजायर, इच्छाएं। देखिए जैसे ये धर्म अर्थ काम, ये तीनों क्या हैं, एक पुरुषार्थ होते हैं। इन्हीं एक राज्य के पुरुषार्थ के रूप में धर्म, यानी कि धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, धर्म का मतलब होता है नीति का निर्माण करना, एक नीति होनी चाहिए, एक अच्छी तरीके से एक नीति होनी चाहिए राज्य की, साथ ही साथ में उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ में उसकी कुछ इच्छाएं दे राज्य की, राज्य का कभी राज्य जो है, राज्य की इच्छा या राजा की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर जो है संतोष राजा को हो जाता है तो राजा का विनाश हो जाता है। आज संतोषो धिजो नासा, और राजा का नाश संतोष, अगर राजा संतोष हो गया, संतोष मतलब कि हो गया तो उसको नाश विनाश ही निश्चित होता है। राजा को हमेशा अपना राज्य बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, ऐसा पहले विद्वान बताते थे। तो इस तरीके से ये तीनों चीजों पर बताया कौटिल्य ने, ठीक है, धर्म अर्थ और काम पर, ठीक है। और मनुष्य के जीवन में भी ये 3 पुरुषार्थ करने जरूर, जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम इन तीनों की प्राप्ति कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4 पुरुषार्थ होते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। उन्होंने कहा कि अर्थ जो होता है वो राज्य का आधार होता है, बिना अर्थ के ना तो धर्म संभव है और ना ही काम, यानी आप अपने जीवन की इच्छाएं कब पूरा कर पाएंगे, जब आपके पास पैसा रुपया होगा, ठीक है। धर्म आप कभी कब कर पाएंगे, आप पूजा पाठ नीति निर्माण कैसे कर पाएंगे, मोरलिटी की रक्षा कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास रुपया पैसा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मनी, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो मनी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के युग में। इसलिए जब तक आपका काम मतलब इच्छा यानी काम यानी इच्छा, धर्म यानी कि नीति निर्माण करना, ये सब तभी संभव है जब आपके पास अर्थ यानी कि आपके पास समृद्धि रहेगी, आर्थिक समृद्धि रहेगी, रुपया पैसा रहेगा तब तक, ठीक है। ये होगा दूसरा विचार उनका। तीसरा विचार लिखिएगा, कृषि का महत्व और नीतियां, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉलिसीज। इसके बारे में कौटिल्य ने बहुत ही बारीकी के साथ समझाया। कृषि को अर्थव्यवस्था का मूल आधार माना गया है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक जो कि कौटिल्य की है। उन्होंने यानी कौटिल्य ने किसानों यानी फार्मर्स के लिए सिंचाई यानी कि इरिगेशन व्यवस्था, बीजों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ सीड्स, और प्राकृतिक आपदाओं से में सहायता यानी कि असिस्टेंस इन क्लेमिटीज का प्रावधान सुझाया। यानी कि अगर मान लो सिंचाई कैसे करनी है राज्य में, सिंचाई अगर अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था पर फोकस किया। साथ ही साथ में अगर बीज अच्छी बोई जाएगी, बीज की जो क्वालिटी होगी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो जहां से टैक्स उपज होता है, जनता पैसा कहां से कमाए, तो जनता के पैसे को अधिक कमाने के लिए भी जो है कौटिल्य काम करवाते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि अगर बीज की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोगों के खेतों में उपज अच्छी होगी, और जब उपज अच्छी होगी तो हमको टैक्स भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो उपज का परसेंटेज मिलता है ना इन राजाओं महाराजाओं को, इसलिए बीजों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। और प्राकृतिक आपदाएं अगर आती थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के आने से क्या होता था कि जितनी भी खेतों में फसलें होती थी वो नष्ट हो जाती थी, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए भी, उसमें से सहायता के लिए भी उनकी व्यवस्था करी जाती थी कोष से, राजकोष से। अगर ज्यादा किसी का नुकसान हो गया तो उसको सहायता मिलती थी ताकि उसका मनोबल ना टूटे, ताकि वो अगले साल भी खेती करने के लिए तत्पर हो जाए, ठीक है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके, मतलब उससे अगर कोई दिक्कत हो तो वो व्यक्ति सोचे कि भाई राजा जी हमारे साथ है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स करना, यानी कि भूमि सुधार करना बहुत जरूरी, तो भूमि सुधार भी इन्होंने किया। और कर में रियायत यानी टैक्स कॉन्शियसनेस की बात भी कही, यानी कि मान लेते हैं किसी की उपज कम हुई है या किसी का बाढ़ में कुछ नष्ट हो गया है या कोई दिक्कत हो गई, तो कर में टैक्स में उनके लिए कुछ घटोतरी की व्यवस्था भी की गई। इस तरीके से आप देखते हैं बहुत सारी चीजें इसमें करी गई और बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आती रही, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ हमने इन चीजों को समझा। चौथा जो उद्देश्य मतलब कि चौथा जो कौटिल्य का विचार रहा अर्थतंत्र को मजबूत करने का, वो विचार क्या रहा बेटा, उद्योग और शिल्प का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स के विकास में भी काफी योगदान दिया कौटिल्य ने। कौटिल्य ने शिल्प कला यानी हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनने वाली चीजें होती हैं घर पे बनाने वाले,
चीजें होती है उन पर फोकस किया, उनको बढ़ाने की बात करी। खनन यानी कि माइनिंग पर फोकस किया, और लघु उद्योग यानी छोटे यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। किसको? जो छोटे उद्योग है उनको, जो खनन के काम है उनको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ में जो शिल्प कला है, हाथों से बनाने वाली जो कला है, सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर के और झुआ वुआ बनाने की कला, या फिर जो भी घर पे बैठे हैं बिना मतलब का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी काम की व्यवस्था जो है कौटिल्य करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना बैठे उनके शासनकाल में। तो इस तरीके से कौटिल्य ने न केवल एक राजनीति के बारे में चीजें बताई, बल्कि ये अपने देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफी काम किया। कौटिल्य ने कहा कि राज्य को इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट कर रोज मतलब कि राज्य को क्या करना चाहिए? अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, ठीक है। शिल्प कला के क्षेत्र में, छोटे उद्योगों के क्षेत्र में, खनन वाले क्षेत्र में राज्य सरकार को चाहिए, मतलब कि सरकार को चाहिए कि उनमें इन्वेस्टमेंट करे, ताकि जो है ऐसी कलाएं आगे बढ़े, शिल्प कलाएं हो चाहे स्मॉल लघु उद्योग हो, इन सभी के लिए, ठीक है। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा हो, ताकि कोई बेरोजगार ना हो। जब रोजगार अच्छे तरीके से हो जाएगा, रोजगार सभी को मिलेगा, जब सभी लोग रोजगार से लसोलैस होंगे, तो भाई गरीबी बचेगी नहीं। तो इसलिए रोजगार पर फोकस किया, रोजगार देने के लिए तमाम प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करी कौटिल्य ने। पांचवा जो बात यह है, वाणिज्य और व्यापार नीति यानी कि कॉमर्स एंड ट्रेड पॉलिसी भी कौटिल्य ने बताया। वाणिज्य और व्यापार कर को राज्य के नियंत्रण में रखा गया, यानी कि राज्य यानी कि व्यापार अगर किसी को करना है, किसी भी व्यापारी को व्यापार करना, भले ही वो कितना अमीर हो, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? राजा का नियंत्रण रहेगा, राज्य का, स्टेट कंट्रोल रहेगा व्यापारियों पर, ताकि व्यापारी अपने मन से कुछ ज्यादा जो है दिमाग ना लगा पाए, ठीक है। विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड जो होता है, उसके लिए बंदरगाहों यानी पोर्ट्स, जहां पर बड़ी बड़ी जहाजें जो है पानी की रुकती है, उसी को बंदरगाह कहते हैं। और व्यापार मार्ग यानी ट्रेड जो है रूट्स जो होते हैं, जहां से व्यापार यानी जहाजें जाती हैं या फिर कोई भी माल जाता है, तो वो एक प्रकार से जो व्यापार के मार्ग है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को जोड़ दिया। किसके? जैसे विदेशी व्यापार, ताकि हो सके विदेशों से जब कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए भारत में आए, या इनके कौटिल्य के राज्य में आए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आए, तो उसको कोई खतरा ना महसूस हो, इसलिए पूरा मार्ग सुरक्षित रखा जाए। और साथ ही साथ में मार्ग के साथ साथ में क्या सुरक्षित? बंदरगाह जहां पर माल खड़े होते हैं, माल रखे जाते हैं, जहाजें जहां पर रुकती हैं, वो पूरा एकदम से क्या हो, उसमें एक प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित हो, ताकि कोई उनका माल लूट ना पाए, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। तो व्यापार के बढ़ावा के साथ साथ व्यापारियों की सुरक्षा पर भी ध्यान कौटिल्य दिलवाते हैं। इसके साथ साथ मुनाफाखोरी यानी कि जिसको आप होर्डिंग कहते हैं, और काला बाजारी जिसको आप ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, उसको रोकने के लिए भी सख्त नियम बने, ताकि कोई माल काला बाजारी ना कर पाए, जो ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, मुनाफाखोरी, बहुत ज्यादा मुनाफा कोई ना ले पाए, इसके लिए काफी काम कौटिल्य ने किया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कौटिल्य ने सब चीजें बताई, सब नियम बताए, आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। छठी व्यवस्था कौटिल्य की क्या रही बेटा? कर व्यवस्था यानी कि टैक्स सिस्टम। देखिए, कौटिल्य ने राजस्व संग्रह, राजस्व माने होता है टैक्स, जो राजा लेता है अपनी जनता से, प्रजा से, रेवेन्यू कलेक्शन जिसको कहते हैं, उसके लिए व्यवस्थित कर व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। करों के कई प्रकार थे उस समय जब कौटिल्य रहता था, मतलब कौटिल्य के समय में टाइप ऑफ टैक्सेस। ऐसे भूमि कर यानी कि राजा, क्योंकि राजा, हर राज्य की सभी भूमि का मालिक राजा होता है, राजा की भूमि पर अगर आपको रहना है तो उसके लिए टैक्स आपको देना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए वो टैक्स की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई थी। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें, यानी टैक्स की पूरी व्यवस्था आप देखते हैं राजा के द्वारा की गई थी। क्लियर? दिख रहा होगा आपको अच्छे से? चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। व्यापार के लिए यानी कोई अगर व्यापार करता, विदेशी लोग व्यापार करने के लिए आते तो वो भी टैक्स देते थे, ट्रेड टैक्स। सिंचाई कर यानी कि अगर कोई सिंचाई करता था सरकारी चीजों से, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था, यानी कि टैक्स जो होता था ये कई प्रकार से देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब टैक्स की व्यवस्था थी। कौटिल्य ने कहा कि कर वसूली यानी टैक्स कलेक्शन इस प्रकार हो कि प्रजा पर अत्यधिक बोझ ना पड़े, प्रजा खुशी खुशी टैक्स को दे सके, ऐसे टैक्स की व्यवस्था करी कौटिल्य ने, ठीक है। तो कौटिल्य एक पढ़ा लिखा इतना जबरदस्त विद्वान था, जिसको हर एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। उस समय कौटिल्य के टक्कर का कोई विद्वान नहीं था पूरे संसार में, अगर देखें तब भी कौटिल्य नंबर 1 पर विद्वान में, अरिस्टोटल, कौटिल्य, ये सब बड़े विद्वानों में शामिल थे। सातवीं बात, सार्वजनिक व्यय और कल्याणकारी योजनाएं भी यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर स्कीम्स भी कौटिल्य के द्वारा लागू की गई। देखिए, ये सब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट में लिख करके समझा रहा हूं, सरल भाषा में, आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप तभी जाइएगा, क्योंकि ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, ताकि आप हमसे जुड़े और हमारे साथ पढ़ें, या आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो,
तो आप प्लीज ज्वाइन होइए। ठीक है, देखिए कौटिल्य ने राज्य को कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में देखा। वेलफेयर स्टेट माने होता है कि जनता उसमें खुशी रहे, जनता को हर एक सुख सुविधाएं उसमें मिलती रहे। अगर जनता किसी समस्या से ग्रस्त है तो उसका समाधान भी राज्य के द्वारा ढूंढा जाए। इस राज्य को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जैसे कि भारत भी एक वेलफेयर कंट्री है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के, यानी एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इनके क्षेत्रों में राज्य के व्यय को आवश्यक बताया। यानी कि राज्य जो है अगर शिक्षा पर व्यय करता है, स्वास्थ्य पर व्यय करता है और सिक्योरिटी पर व्यय करता है, सुरक्षा पर व्यय करता है, तो बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। ठीक है, इस पर व्यय करना चाहिए। जैसे कि आज की सरकार है सुरक्षा पर बढ़िया व्यय दे रही है। ठीक है, एजुकेशन पर मेरे हिसाब से उतना ज्यादा अभी तक नहीं हुआ होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी ठीक ठाक व्यय दिया है इस सरकार ने। शिक्षा पर बस देना बाकी है, शिक्षा को लेकर के ये सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, भगवान जाने। लेकिन हाँ, शिक्षा पर इसको काम करना अभी बाकी है। लेकिन कौटिल्य ने जो कहा कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहा, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, इन तीनों को अगर मजबूत कर लेते तो एक राज्य बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। कौटिल्य ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों यानी कि वीकर सेक्शन के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए, यानी कि जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिनके पास रुपया पैसा ना हो, जो कुछ करने की योग्य ना हो, वीक हो व्यक्ति, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था, विशेष व्यवस्था भी कर सकते हैं सरकार। ठीक है, ऐसा बताया। आगे देखेंगे 8वीं बात, अर्थव्यवस्था में नैतिकता यानी एथिक्स इन इकोनॉमी। एथिक्स इन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में नैतिकता की बात कौटिल्य ने करी। कौटिल्य नैतिकता यानी कि मोरालिटी को अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अंग माना। चूंकि देखिए नैतिकता जब होती है तो अर्थव्यवस्था भी एक सुदृढ़ और एक लंबी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ती है। जैसे कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त दंड यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रस्ताव दिया कौटिल्य ने। कहा जो व्यक्ति धोखाधड़ी करे या भ्रष्टाचार करे, जो काम अपने जो उसका पद का गरिमा है, अखंडता है, उस पद की गरिमा को भूल जाए, ऐसे व्यक्तियों को उचित दंड दिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। इसलिए एक प्रकार से भ्रष्टाचार कम हुआ। पहले की सरकारों में आप देखते थे पुलिस आपको रोक करके इसे चार डंडा मार करके, मतलब आपसे इसे जो है रुपया पैसा सब पीछे से ले, भाई चालान नहीं, हेलमेट नहीं, आप जाओ, 100-200 रुपया दे देते थे। ऐसे हो जाता था पहले आपका। ठीक है, बहुत पहले आप सोच रहे होंगे। आज की सरकार में क्या है, पुलिस ऐसे खड़ी रहती है और आप सामने से निकल जाइए, पुलिस आपको रोकती भी नहीं कि भाई हाँ आप हेलमेट लगाए हो कि नहीं लगाए हो। बस पुलिस क्या करेगी, आप हेलमेट नहीं लगाए हो, चाहे कैमरा फोटो खींच करके आपका चालान काट देगा, आपके घर पे रजिस्ट्री पहुंच जाएगी, मतलब पहुंच जाएगा चिट्ठी उट्ठी कि भाई हाँ आपका चालान कटा है। और अगर आप और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, पुलिस वैसे आपको रोकेगा नहीं, चालान कटेगा, हेलमेट नहीं तो हेलमेट का कटेगा, कैमरा में पूरा फोटो आ जाएगी आपकी, आप कैसे रहे, 3 बैठे थे, हेलमेट नहीं था, क्या नहीं था, पूरा डिटेल में जानकारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं। उन्होंने कहा कि शासक रूरल का कर्तव्य है कि प्रजा के हित में ईमानदारी से कार्य करे। ठीक है, ये कौटिल्य ने बताया। तो कौटिल्य ने इस तरीके से तमाम सारी बातें बताई। कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विशेषताएं, हेडिंग डालिएगा, कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ कौटिल्याज इकोनॉमिक थॉट। लिखिए भाई, क्या साइलेंट फीचर है, इसका विशेषताएं, फीचर्स यानी विवरण, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर विशेषताएं लिखी हुई हैं, साइलेंट फीचर जो है उसके बारे में समझने का प्रयास आप करिए। चलिए देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच। इसमें जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इनका, उसमें नीतियों में यथार्थवाद और व्यवहारिकता आपको इनमें मिलेगी। दूसरा जो इनका है विशेषताएं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जिसमें गरीबों और वंचित वर्ग की रक्षा पर जोर दिया इन्होंने। तीसरी बात है राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था यानी कि स्टेट सेंटर्ड, मतलब कि स्टेट सेंट्रिक इकोनॉमी। जो भी ये जो है अर्थव्यवस्था काम होंगे सब राज्य के अंतर्गत होंगे। अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख भूमिका भी बताई इन्होंने। साथ ही साथ में कृषि और उद्योग पर बल दिया। ठीक है, फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी दोनों को अर्थव्यवस्था का आधार माना, चाहे कृषि हो चाहे इंडस्ट्री हो। और इसके साथ ही साथ इन्होंने नैतिकता और अनुशासन यानी एथिक्स एंड डिसिप्लिन, यानी प्रशासन में ईमानदारी और नैतिकता पर जोर दिया। कोई भी चीज हो, नैतिकता और अनुशासन की बात हर एक क्षेत्र में इन्होंने करी। तो कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विशेषताओं में आप इन पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला जो आपका हेडिंग डालिएगा, कौटिल्य के जो आर्थिक विचार है उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में आप समझे। ठीक है, कौटिल्य के विचारों का आधुनिक महत्व, रेलिवेंस ऑफ कौटिल्याज थॉट इन मॉडर्न टाइम्स। देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सबसे पहली बात है क्या, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है,
यानी वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट आज के लोकतांत्रिक देशों में इसकी जो झलक आपको दिखाई पड़ती है। जैसे भारत में आप देखते हैं, भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर भारत में क्या है, भारत एक वेलफेयर कंट्री है, मतलब कि राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वो काम करेगी भारत सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, कि जनता के लिए अच्छा काम करेगी भारत सरकार। दूसरी विशेषता के दूसरा महत्व क्या है कौटिल्य के विचारों का, नैतिक प्रशासन यानी कि एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। वर्तमान में भी ईमानदार और पारदर्शी शासन की आवश्यकता है, ताकि राजा जो काम कर रहा है जनता के लिए, उसको जनता को पता हो कि राजा हमारे लिए यह काम कर रहा है, उसको बोलते पारदर्शी व्यवस्था। तो वो कौटिल्य के जमाने में थी। इसके अलावा इसका महत्व ये है, इसका महत्व ये बेटा कि कृषि और लघु उद्योग यानी एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौटिल्य के विचार उपयोगी हैं आज के युग में। इसके साथ साथ व्यापारिक नीतियां, जो ट्रेड पॉलिसीज इनकी हैं कौटिल्य की, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी प्रासंगिक आज भी रही हैं। इस तरीके से कौटिल्य का जो विचार है, आर्थिक विचार है, वो ना केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रासंगिक रहा है। ठीक है, तो कौटिल्य के ये कुछ विचार थे। अर्थशास्त्र की इनकी जो पुस्तक है, उसमें अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उसके प्रमुख कुछ श्लोक हैं, जो कुछ सूक्तियां हैं, जिसमें खास करके बताया गया है क्या, कुछ आर्थिक विचार दिए गए हैं। उन आर्थिक विचारों को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। बड़ी मेहनत से श्लोक आपके लिए ढूंढे गए हैं। जैसे कि एक श्लोक है, एक मतलब मैंने अपने हिसाब से नंबर डाला श्लोक 1 2, देखिएगा श्लोक संख्या 1 में, जैसे धर्मस्य मूलः अर्थः, धर्मस्य मूलम अर्थः, ये और आगे श्लोक है। इसका अर्थ है कि धर्म का मूल क्या होता है, अर्थ होता है। यानी बिना आर्थिक समृद्धि के नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन संभव नहीं होता है। अगर आप धर्म चलाते हैं, नीति कुछ लागू करवाते हैं, तो आपके पास रुपया पैसा होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा श्लोक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, राज्यम मूलम अर्थस्य, यानी कि राज्य अर्थ का मूल आधार है। राज्य का सशक्त होना अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, यानी कि राज्य अगर सशक्त होगा तो अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक चलेगी। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने इसको ढूंढा आपके लिए, ताकि आपकी मतलब उदाहरण के रूप में आप लिख देंगे तो आपको बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोशो मूलम मूलम राज्ञः, ये कौटिल्य का तीसरा श्लोक आप देख सकते हैं। कोष, कोष माने होता है खजाना, राजा की शक्ति का मूल होता है खजाना। राजा के राजकोष में जितना धन है, वो धन एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट, बिना समृद्ध कोष के राज्य चलाना असंभव होता है, दैट इज इम्पॉसिबल। यानी जरूरी होता है राजा के पास एक बढ़िया मात्रा में क्या हो, बढ़िया मात्रा में उसके पास एक धन इकट्ठा रखा हो। ठीक है, अब हम कौटिल्य के आर्थिक विचारों से रिलेटेड आपके 15 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे, जो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही बारीकी के साथ प्रत्येक प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिख रखा है, ताकि कोई दिक्कत न हो, जब आप पीडीएफ पढ़े तो आसानी से चीजों को जान पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इनमें से मनुस्मृति मनु की है। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी किसकी है बेटा? कल्हड़ की रचना है। ठीक है, राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की रचना है। मनुस्मृति मनु ने ही लिखी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कामसूत्र की अलग बात है। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी ले लो। इसी में देखिए, कौटिल्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ में उन्होंने राजनीति, प्रशासन, कूटनीति और विशेष रूप से अर्थनीति का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें बताया गया है बेटा कि राज्य की शक्ति का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था होती है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, यानी वह राज्य बहुत आगे तक जाएगा। यह ग्रंथ यानी कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वह मौर्य काल के प्रशासन और आर्थिक नीति को समझने का एक मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। ये इसका विस्तार से आप इस क्वेश्चन के विस्तार में आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की शक्ति का आधार क्या है? कौटिल्य के अनुसार राज्य की शक्ति का आधार क्या होता है? अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ, यानी रुपया पैसा अगर आपके पास है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, यानी कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा बेटा, कौटिल्य ने कहा कि त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम का उल्लेख किया। इसमें अर्थ को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कौटिल्य ने कि अर्थ ही धर्म और काम का आधार होता है। अगर आपके पास रुपया पैसा तो आपकी नीति यानी धर्म भी आगे बढ़ेगा, और आपके जो इच्छाएं होंगी यानी काम होगा वो भी पूर्ति हो जाएगी। यदि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती बाबू, तो क्या होगा? होगी तो अपने लोगों की सुरक्षा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित कर सकता है वो राज्य। अगर उसके पास पैसा रुपया नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। न्याय प्रणाली या फिर आपके कृषि बिल। देखें, अर्थशास्त्र में के अनुसार राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए कृषि उत्पादन बहुत जरूरी है। कृषि अगर होती रही किसी देश में तो उसमें खाद्यान्न आपूर्ति होती रहेगी, इससे तो आपका वो थोड़ा बहुत कम ही स्थिर मतलब की अस्थिरता फैलेगी। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं कि कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। उनका मानना था कि कृषि के बिना ना तो व्यापार संभव है और ना ही उद्योग संभव है। उन्होंने किसानों को सुरक्षा, बीज, सिंचाई और प्राकृतिक आपदा में सहायता देने की नीतियां सुझाई ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य की कर नीति में किस प्रकार का कर शामिल नहीं है? भूमि कर शामिल है, व्यापार कर शामिल है, सिंचाई कर शामिल है। गृह कर कोई कर शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गृह कर नहीं शामिल है। ठीक है, व्याख्या आप लिख लीजिएगा इसकी। कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने भूमि कर, लैंड टैक्स, व्यापार कर, ट्रेड टैक्स और सिंचाई यानी इरिगेशन टैक्स का उल्लेख किया है, लेकिन गृह कर यानी हाउस टैक्स का कहीं उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कर नीति में यह भी कहा कि कर वसूली प्रजा की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके होनी चाहिए, यानी जितना प्रजा सुखी हो या प्रजा देने में अच्छा उसको लगे, प्रजा को जबरदस्ती नहीं लेना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे भैया, किस क्षेत्र में कौटिल्य ने रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण माना है? रोजगार सृजन के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? शिल्प और उद्योग को। रोजगार के लिए शिल्प, छोटे जो शिल्प है या उद्योग है उनकी स्थापना करे ताकि सभी लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कौटिल्य का मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौटिल्य ने कहा कि शिल्पकला, खनन और लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज न केवल राज्य की आय के स्रोत हैं ये सब, बल्कि ये लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में राज्य द्वारा निवेश और प्रशिक्षण की बात की है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने व्यापार में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के लिए क्या उपाय सुझाया है? कौटिल्य ने व्यापार में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के लिए प्रोत्साहन दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। अनदेखा करना? नहीं। सख्त दंड और नियंत्रण करना? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कि मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचारी या कालाबाजारी में लिप्त हैं उनके लिए सख्त से सख्त दंड की व्यवस्था की गई, उसको कंट्रोल करने की बात करी गई है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं, कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुनाफाखोरी यानी कि प्रॉफिटिंग और कालाबाजारी, इसको आप होर्डिंग कह सकते हैं, आप ब्लैक मार्केटिंग कह सकते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे व्यापारियों को दंड यानी कठोर दंड और बाजारों पर सरकारी नियंत्रण यानी कि प्राइस कंट्रोल की नीति अपनाने की सलाह दी थी ताकि बाजार जो हो राज्य के अंडर में काम कर सके, राज्य के हिसाब से चल सके। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य किस रूप में कार्य करता है? राज्य आर्थिक उदारता के रूप में नहीं, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इसका विस्तार देख लीजिए। कौटिल्य का राज्य केवल शासन करने वाला नहीं बल्कि यह प्रजा के लिए कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यही जो राज्य अपनी जनता के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है वह एक वेलफेयर राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य होता है। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैंने लिख रखा। अगर आप कहें तो इसको मैं हटा दूं, नहीं लिखूं, लेकिन इसको लिखने से क्या होगा कि आपका जो और भी डाउट होगा और छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं हो सकता, इसी से एक क्वेश्चन बन जाए आपका, इसलिए मैं लिख देता हूं। आठवां देखिए, प्रश्न 8वां नंबर है, कौटिल्य के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकने का क्या उपाय है? कर कम कर देना? नहीं। अधिकारियों को स्वतंत्र छोड़ देना? नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या आएगा आपका? अगला ऑप्शन आपका है निगरानी और सख्त दंड, बिल्कुल राइट आंसर होगा। निगरानी और सख्त दंड, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य ने कहा कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों की नियमित निगरानी करनी चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं कर्मचारी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं बेटा तो क्या करनी चाहिए? अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए उचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जो दंड आवश्यक है उनको दिया जाए। उन्होंने प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता पर भी जोर दिया ताकि कोई भी प्रशासन करे राजा तो उसको जनता तक बताए कि हाँ ये प्रशासन हो रहा है और इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था में कोष
का क्या महत्व है? देखिए, केवल सैन्य व्यय के लिए राज्य की शक्ति का आधार है ये, बिल्कुल। राज्य की शक्ति, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की शक्ति का आधार है कोष, यानी कोष माने खजाना। जब तक किसी राज्य के पास खजाना नहीं रहता तब तक वह राज्य अच्छा नहीं माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते, तो आपको क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है वो अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल मजा आ रहा है। आगे देखिएगा, इसमें व्यवस्था में लिख कह सकते हैं, इसमें व्याख्या में कौटिल्य ने कहा कि कोशो मूलम राज्ञः, यानी कोष राज्य का खजाना, राजा की शक्ति का मूल है। राज्य का आर्थिक आधार मजबूत होगा तभी वह सुरक्षा, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में सफल हो पाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो मैंने पढ़ा है उसी से मैंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है ताकि आप जो है ये प्रैक्टिस सेट कर पाए। 10वां क्वेश्चन, कौटिल्य ने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों के लिए क्या सुझाव दिया है? कर वसूली को बढ़ाना नहीं, बिल्कुल गलत है। सहायता देना, बिल्कुल राइट आंसर होगा सहायता देना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहायता देना। कौटिल्य ने क्या किया? प्राकृतिक आपदा में किसानों को सहायता देना। राज्य का कर्तव्य है कि वह जो है क्या करे? फसल नष्ट होने पर कर में रियायत कर दे और पुनर्निर्माण के लिए मदद की नीति का सुझाव दिया है ताकि दोबारा से किसान जो है खेती कर पाए। 11 नंबर, कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि का आधार क्या है? कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि का आधार क्या है? धार्मिक अनुष्ठान, सामरिक शक्ति, आर्थिक संतुलन या कर संग्रह? फटाफट से बताने का प्रयास। अनुसार राज्य की समृद्धि जो होती है किससे बढ़ती है बेटा? आर्थिक संतुलन से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक कौटिल्य का मानना था कि केवल सैन्य शक्ति या कर संग्रह से राज्य समृद्ध नहीं हो सकता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। कौटिल्य ने राज्य की नीतियों को लेकर के इन्होंने बड़ा काम किया। राज्य की नीतियां ऐसी हों कि कृषि, उद्योग, व्यापार और कर प्रणाली सब में संतुलन बना रहे। यही दीर्घकालीन स्थिरता की कुंजी है, ऐसा कौटिल्य ने बताया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार सबसे अच्छा शासक कौन है? कौटिल्य के अनुसार सबसे अच्छा शासक वही होता है जो प्रजा का पालन पोषण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? प्रजा का पालन पोषण करना, कल्याण की जिम्मेदारी निभाना प्रजा के। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा की सुख सुविधाओं, सुरक्षा और समृद्धि का ध्यान रखता है। उन्होंने राजा को धर्म, अर्थ और काम में संतुलन रखने वाला एक आदर्श प्रशासक बताया है कि राजा को धर्म, अर्थ और काम इन सभी में संतुलन स्थापित करना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करनी है या सब सारे कोर्स में जुड़ना है, सभी पीडीएफ प्राप्त करनी है, अधिकतर चैप्टर्स की पीडीएफ प्राप्त करनी है, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है, 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको सब कुछ मिल जाएंगी। परीक्षा में जो आने वाली चीजें होंगी सब कुछ आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही आप हमारे पास इसको सेंड करके भेजेंगे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आपके लिए व्यवस्था क्या की गई बेटा? आपके लिए इसमें क्या मिलेगा? सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको, या फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाते फीस पेमेंट करने का, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो। ठीक है, और आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आप देख ही रहे होंगे, जैसे वीडियोस के पीछे जो आपको सब दिख रहा है लिखा हुआ, ये पीडीएफ ही है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने फोन में से डायरेक्टली, जब जितना जल्दी चाहे पढ़ लें। ठीक है, ऐसे में टाइम लग रहा है मुझे पढ़ाने में, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं अपना पीडीएफ लेकर के। तो इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, लिखित टाइप के क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है सिलेबस, ये बात ध्यान, सभी यूनिवर्सिटीज में यही चीजें पढ़नी है। तुरंत एसएमएस कीजिए 9161936062 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, और कोर्स लेना होगा तभी एसएमएस कीजिएगा, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना, ये बात ध्यान रखेंगे। कोर्स लेना होगा तो एसएमएस आप कर दीजिएगा, नहीं लेना है बस केवल आपको वैसे एसएमएस करना तो मत करिएगा। ठीक है, आप वैसे भी कमेंट करते तो मैं उसका जवाब देता हूँ, और वैसे भी जानकारी चाहिए तो भी, आप ज्यादा जानकारी चाहिए आपको, बहुत जरूरी है तो आप एसएमएस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोर्स मतलब कि आप बस केवल कहते हमारा, जब ये भेजिएगा पूरा नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, तो आपको कोर्स में ज्वाइन होना होगा। ठीक है, तो ज्वाइन होने के लिए आपको एसएमएस करना है। कोई इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं कि मतलब डरने की कोई बात नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सब कुछ मिलेगा, सीरीज वगैरह अगर नहीं खरीदे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, तो 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या था? 13 नंबर प्रश्न, कौटिल्य ने कर संग्रह में किस नीति का सुझाव दिया? तो कौटिल्य ने कर संग्रह में किस नीति का सुझाव दिया था बेटा?
इन्होंने मध्यम दर के कर और न्यायपूर्ण वसूली की बात करी थी, ताकि जो है मध्यम कर रहेगा तो सभी लोग दे पाएंगे और न्यायपूर्ण तरीके से वसूली कर, किसी को मार डांट करके नहीं। कौटिल्य ने कर नीति में संतुलन की बात कही। उन्होंने कहा कि कर इस प्रकार लिया जाए कि प्रजा पर बोझ ना पड़े और राज्य की आय भी बनी रहे। अत्यधिक कर वसूली से प्रजा असंतुष्ट होती है और कर माफी से राज्य कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य ने किसानों मतलब किसको अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर हिस्सा माना? अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर हिस्सा किसान ही है। बाकी मजदूर वर्ग, शिल्प व कार और व्यापारी ये सब अमीर होते हैं, लेकिन जो मजदूर होता है वो उतना ज्यादा मतलब कि उसके पास उतना ज्यादा धन नहीं होता है, किसान। ठीक है, कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने क्या कहा बेटा? कौटिल्य ने कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और किसानों को इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा माना। प्राकृतिक आपदा, सूखा या बाढ़ किसानों के को सीधे प्रभावित करते हैं। किसान की फसल नष्ट, पूरा किसान जान लीजिए खत्म, पूरा प्रभावित करते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने किसानों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाने पर जोर दिया कौटिल्य ने, और कहा कि अगर भाई किसी की क्षति होती है तो उस क्षतिपूर्ति के लिए काम भी किया जाएगा। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन यह है बेटा, कौटिल्य के अनुसार राज्य की नीति में नैतिकता का क्या स्थान रहा है? नैतिकता का स्थान क्या रहा है? नीति और प्रशासन का आधार रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तार से अगर देखें तो इसकी व्याख्या भी आप लिख सकते हैं। व्याख्या लिखिएगा कि कौटिल्य ने नैतिकता को राज्य की नीतियों और प्रशासन का आधार माना। उनका मानना था कि राजा और अधिकारी दोनों को नैतिक होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और अत्याचार रोके जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक नैतिक और पारदर्शी शासन ही राज्य की जो आधारशिला होती है उसको तैयार करता है और दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। ये बात ध्यान रखें, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। तो अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके हमारे पास भेज दीजिएगा। 100 रुपए फीस लगेगी। आप ध्यान रखें, किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको फीस जमा कर देनी होगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।